हाँ सुनिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे, कितने लोग पहला क्लास है आज? कौन से स्कूल से हो? अच्छा, तुम सेंट जोसेफ से हो, ठीक। बाकी सब लोग लास्ट क्लास में थे इसमें? कल की क्लास में कितने लोग एब्सेंट थे? आप लोग बैठिए। अच्छा, क्या एब्सेंट था? हैं? कहाँ गया था? ओ, तो तुम आउट ऑफ स्टेशन था, हम लोग स्टेशन पे थे। हम लोग का घर द्वार नहीं है, स्टैंडर्ड बनता है, आउट ऑफ स्टेशन थे। बैठा, अभी 2 दिन 4 दिन क्लास नहीं हुआ, अभी से ये लोग स्टेशन के बाहर आने लगा। अच्छा नहीं ना, स्टेशन का भिखारी उखारी सब भी होता है। ये हम लोग देखो हो गया, और आप दोनों का पहला क्लास है ना? अच्छा ठीक है, कोशिश करिएगा, देखिए क्या आपको समझ में आता है। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया है ना? कितने लोगों ने नहीं किया अभी तक? अरे ग्रुप ज्वाइन करोगे तो ऐसा हमको पैसा नहीं मिलता है। ग्रुप ज्वाइन करके इनको अमीर कौन बनाएगा? देखिए टेलीग्राम पे जाइएगा, टेलीग्राम समझते हो ना? हाँ, उस पर सर्च करिएगा। इतना तो पता ना कि जहां पढ़ना है उस कोचिंग का नाम क्या है? मैंने बैनर बैनर पोस्टर नहीं दिखता है ना, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है कि ठीक है। और आप अभी 12th क्लास में है तो 12 लिख के और एक हाइफन दे के आप 2023 लिख दीजिएगा, ठीक है? तो इसे आपको एक ग्रुप मिलेगा। कितने मेंबर्स हैं उसमें? लगभग 500 से ऊपर होंगे मेरे ख्याल से, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जैसे कल जो हम लोगों ने पढ़ा है तो उसका वीडियो लेक्चर मैं वहां डाल देता हूं, आज जो पढ़ेंगे वो भी मैं डाल दूंगा। तो ऐसा क्या है कि पीछे का अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप वहां से जाके कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, आप चाहें तो एक दिन में सारा निपटा सकते हैं, है कि नहीं? मुश्किल से 2.5-3 घंटे का समय लगेगा, पूरा आप क्लियर कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा आज आपको कितना समझ में आ पाता है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। क्या है कि लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई वेक्टर ए है जो 3 वेक्टर्स को जोड़ के बना है, बताइए वो 3 वेक्टर्स कौन कौन से हैं? 6i कैप, इसको आई कैप ना पढ़ा जाता है, और बताइए क्या 3j कैप और 2k कैप। ये 3 वेक्टर्स जब जोड़े गए तो बना वेक्टर ए। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर ए कोई फोर्स हो तो ये 6 न्यूटन का फोर्स है, और डायरेक्शन किधर है? आई कैप जो है, ये देखते आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है? बताइए जे कैप किसके बारे में बताता है? वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। बताइए के कैप कौन सा डायरेक्शन दिखाता है? तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन दिखाता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और जिसका डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। बोलो ना। एक दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो 3 यूनिट है लेकिन उसका डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और इसका डायरेक्शन है जेड एक्सिस की तरफ। मतलब एक वेक्टर है एक्स की तरफ, एक है वाई की तरफ, एक है जेड के, तीनों को जोड़ा गया तो हमको मिला ये, ठीक है? उसके लिए हम लोगों ने, आपको याद होगा कि एक डायग्राम बनाया था, बोलिए, जिसमें इसको हम मान रहे हैं एक्स एक्सिस, इसको मान रहे हैं वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस जो आपको दिख इधर रहा है लेकिन एक्चुअल में वो कहाँ होता है? वो बाहर होता है। बाहर ना ड्रॉ कर पाना हमारी मजबूरी है, तो इसीलिए हमने उपाय लगा लिया, हमने तिरछा ड्रॉ कर लिया और हमने कह दिया कि इन दोनों के बीच का एंगल तो 90 डिग्री है ही, आपको मानना है कि इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है। तो शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा कि हाँ सर 90 डिग्री तो लग रहा है अब, है कि नहीं? चाहे इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। और अगर अभी भी आपको महसूस नहीं हो रहा है तो जैसे ही मैं ये वाला क्यूबॉइड ड्रॉ करूंगा अब आपको महसूस होने लगेगा। सही बात है, ये तीनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही ना होगा। अरे बोलो ना। मैंने इसको 2D में ड्रॉ किया लेकिन फिर भी 3D में आप महसूस तो कर सकते हैं ना। आपको पता ना कि कोई भी बॉक्स अगर हो तो किसी भी कॉर्नर से गुजरने वाले जो तीनों एजेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे हम अपने कमरे की ही बात कर लें,
कोई भी आप उसका कॉर्नर देख लीजिए, वहां से जो भी 3 लाइन गुजर रहा होगा, क्या तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होगा? ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब देखिए, सबसे पहले हमको लाना था 6 आई कैप को। ठीक है, तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये जो मैंने क्यूबॉइड ड्रॉ किया है उसमें जो लंबाई है इसको हम लोग 6 यूनिट मान लेते हैं। बोलिए, ये जो ऊंचाई है जो कि वाई एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? 3 यूनिट। और ये जो मोटाई है, बोलो ना, जो कि जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कितना मान लेते हैं? 2 यूनिट। तो आप बताइए 6 आई कैप सकल से कैसा दिखेगा? तो मैग्नीट्यूड होगा 6 यूनिट और डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस की तरह। तो बाबू वो सकल से ऐसा ही ना दिखेगा? अरे यही ना होगा। इसकी लंबाई कितनी है? 6 यूनिट है और डायरेक्शन भी किधर है? एक्स की तरफ है, तो इसी को तो बोलेंगे 6 आई कैप। ठीक है, उसके बाद हमको इसके हेड पर ला के रखना होगा इसको। याद है ना कि 2 से ज्यादा वेक्टर्स अगर जोड़ने होते हैं तो एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, इस तरीके से रखना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इसके हेड पे, तो हेड का मतलब क्या है? ये ना, हाँ, हम इसको लाके रखेंगे। अब आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 यूनिट है। बोलिए, तो मैंने तो माना ही है कि ये जो ऊंचाई है हम इसको 3 यूनिट मानेंगे। बोलिए, और डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसा ऊपर होगा। तो ठीक है, यहां पर लाके एक ऐसा वेक्टर रखिए जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है और डायरेक्शन कहां है? ऊपर की तरफ है, तो ऐसा ही दिखेगा। तो ये हो जाएगा आपका 3j कैप। अब आइए इसको पकड़ के लाते हैं। अब इसको कहां रखेंगे? तो इसके हेड पे रखेंगे। पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। इसी को कहा जाता है वेक्टर्स को सेम ऑर्डर में सजाना। ठीक है, तो इसको पकड़ के लाते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 2 यूनिट है। तो ठीक है, ये 2 यूनिट है भी। अब बोलो ना, और डायरेक्शन भी तो इधर ही ना होगा, तो यही होगा आपका 2k कैप। अब बताइए इन तीनों को जोड़ के जो वेक्टर आपको मिल रहा है वो कैसा दिखेगा? तो पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाते हैं। अब बताइए ये डायगोनल है कि नहीं? अरे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये डायगोनल ही ना है। आपको याद है इस कमरे में कल हमने जब एग्जांपल लिया था, इसको मान लिया था 6 आई कैप और फिर उसको मान लिया था 3j कैप और उसको मान लिया था 2k कैप। तो चले थे वहां पर, पहुंचे थे हम कहां? वहां। तो जो आपने वेक्टर ए ड्रॉ किया था उसके लिए आपने पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाया था। तो ये जो चीज आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये डायगोनल ही ना है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि चलो ठीक है इसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, इसका 3 यूनिट है, इसका 2 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना होगा? तो जो भी, एक मिनट, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका लेंथ है 6 यूनिट, इसका लेंथ है 3 यूनिट, इसका लेंथ कितना है? 2 यूनिट। क्या लग रहा है इसका लेंथ जो होगा 6 + 3 + 2 होगा क्या? नहीं। बकायदा बचपन में हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एक ऐसा कोविड बोल रहा हूं, क्यूबॉइड, इस साल नहीं आया है ना क्या? बेचारा 12th वाला सब मनाते रह गया था सब। सुनो ना, पहले एक क्यूबॉइड जिसका लेंथ l है, ब्रेथ कितना है? b है और हाइट अगर h है, तो बताइए उसका डायगोनल कितना होता है? √L² + b² + h²। तो कहीं ना कहीं हमसे इसका मैग्नीट्यूड, इसी का नाम ना वेक्टर ए है, हाँ, इसका मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है का मतलब हुआ इसका लेंथ पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका जो लेंथ होगा यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को ऐसे ही ना रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा? तो बाबू √ इसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस कितना? 3 का स्क्वायर प्लस कितना? 2 का स्क्वायर। इतना यूनिट होगा। हमको नहीं पता कि मीटर में है कि फीट में है कि इंच में है कि किस में है ना, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल ऐसा यूनिट लिख दिया। जब इसको हमने कैलकुलेट किया था तो कितना मिला था? √49। √49 का मतलब हुआ 7 यूनिट। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड होगा 7 यूनिट। अब इसके लिए मैंने कहा था ना कि आप इसको जनरलाइज कर लीजिए। मान लीजिए कोई वेक्टर है x i कैप प्लस y j कैप प्लस क्या? z k कैप। ठीक है, तो जब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वही x y और z ड्रॉ करेंगे। वैसा ही एक क्यूबॉइड फिर ड्रॉ किया गया जिसमें इसको बोला जाएगा x i कैप, इसको बोला जाएगा y j कैप और इसको क्या बोलोगे? z k कैप। और इसको जब इसे तुम मिला दोगे तो वही ना होगा वेक्टर a। तो बताइए इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वो होगा √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस क्या? k कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब बोलो, तो ये तामझाम तुमको नहीं करना है।
ये तो मैंने तुमको समझाने के लिए बताया, तुमको तो बस बाबू ये वाला रिजल्ट याद रखना है। कभी भी हमको ऐसा वेक्टर मिला तो उसका मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो बस यही चीज याद करके और हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हम आगे बढ़े? चलिए बताइए, एक वेक्टर है, सुनो, -3 आई कैप प्लस 4k कैप। कौन बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? कब हम पूरा बक्सा ड्रॉ करें ना, हम लोग तो फॉर्मूला याद करके इसको सॉल्व कर लेंगे। अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? -3। हालांकि बकायदा तो सिर्फ 3 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन घबराओ मत, तो -3 का भी स्क्वायर करोगे तो वो तो 9 ही ना आएगा। हाँ, प्लस बताओ जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? जे कैप का कोफिशिएंट 2 है, सॉरी 4 है। जे कैप है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट कितना है? एक्चुअली वहां 0 जे कैप लिखा हुआ है, इसीलिए ना 0 हो गया है, तो नहीं है तो छोड़ देंगे। बताइए के कैप का कोफिशिएंट कितना है? तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, इतना यूनिट मिला जुला के हमको तो लग रहा है 9 और 16 25 होता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना? 25 यूनिट। का मतलब कितना? 5 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा उस वेक्टर का। सही है, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। देख लो अच्छा, ये तुमको लिखने का मन कर रहा है क्या? तुमको मन करेगा सर रुकिए ना इसको लिखते हैं हम लोग, सर राइटिंग का प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा मन कर रहा है, लिखवाऊंगा मैं तुमसे किसी दिन यहाँ बैठा के, समझ रहे? एक पन्ना, मैं गधा हूं। यस सर, राइटिंग का प्रैक्टिस करना है। करना ये है कि जैसे पहले तो आपको खुद ये ट्राई करना था, अरे बोलो ना, लेकिन अब इतना कोई भयंकर क्वेश्चन नहीं था कि मैं बोलता कि अब ट्राई करिए तो मुंह जबानी ना हो जाता। उसके बाद आपको समझ लेना है कि क्या कैसे बना है ये। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आया है तो मैं हर बार आपसे पूछूंगा कि मैं आगे बढ़ूं कि पूछना है। तो अगर आपको ना समझ में आया हो तो क्या करना है? पूछना है। एक बार में नहीं आएगा दोबारा पूछना है, दोबारा नहीं तिबारा पूछना है। अब जब तक आपको ना समझ में आए मैं बताता रहूंगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत, वरना ऐसा मत समझिए कि हम पूछेंगे सर बेइज्जत कर देंगे। कभी कभी कर देते हैं तुम लोग, अभी नहीं ना बोलना था ये, ठीक है? आप पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश मैं हमेशा करता हूं कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन कभी कभी होता है ना समझते टाइम थोड़ा सा मक्कारी हम लोग कर लेते हैं। मैंने सर समझा रहे हैं और इधर उधर हम लोग कर रहे हैं, फिर बाद में लगा कि जाइए तो हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और उसके बाद लेकिन लिखना नहीं दूंगा मैं। लिख लेने से एक प्रॉब्लम हो जाता है। लिख लेने का मतलब हो गया कि अब आप निश्चिंत हो जाते हैं कि इसका आंसर तो हमारी कॉपी में आ गया है। तो इसको घर पे जाके अपने से ना करोगे, अरे तुमको समझ में अगर सही में आया है तो अपने से होगा, लेकिन ठीक है आदमी ये हो, मान लो घर जाते जाते फिर कहीं भुला गए, तो उसके लिए जो लेक्चर हम लोग अभी देख रहे हैं उधर रिकॉर्ड भी हो रहा है, और वो आपके टेलीग्राम चैनल पर अभी कुछ दिन 2-4-5 दिन के लिए उसमें मैं डाल दूंगा। उसके बाद हम लोग ऐप पे आ जाएंगे, तो वहां भी अगर प्रॉब्लम, सॉरी मतलब घर पे प्रॉब्लम होगा तो आप वहां लेक्चर से भी देख सकते हैं। अरे बोलिए, करना आपको खुद से है, ठीक है? खुद से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस क्या 4j कैप है, ठीक? और आपको बताना है ए कैप कितना होगा। ए कैप का मतलब हुआ वेक्टर ए के अलोंग, अरे कैप लग गया का क्या मतलब हुआ? बोलो, यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर है ये, सही है? तो वो आपको बताना है। तो बाबू यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है? और जब यूनिट वेक्टर हमने पहली बार पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा भी था कि यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हम वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। बोलिए, याद है कैसे बनता है यूनिट वेक्टर? वेक्टर को पकड़ के उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तो इससे तुमको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। अब देखो वेक्टर तो दिया हुआ है 3i का प्लस 4j का, वो तो हम यहां लिख देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं है, तो हमको क्या करना होगा? निकालना होगा। और यही एक चैलेंज है छोटा सा। तो हम वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। बताइए मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका मैंने बताया? अंडर रूट
आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है। अब बताओ तो कितना आएगा ये, तो ये भी 5 ही आएगा, 9 + 16 25 होता है, तो मिला जुला के इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 यूनिट, ठीक है। अब कुछ नहीं, बस आप एक ही जगह पे रखिए 3i कैप प्लस कितना 4j कैप और डिवाइडेड बाय नीचवा क्या रख दीजिए। अच्छा, इसको और थोड़ा ढंग से लिखना होगा ना, तो आप ऐसे लिखेंगे 3/5 i कैप, हाँ, अब प्लस 4/5। ये बात आपको पता है कि हम इसका बंटवारा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो आपको यकीन हो चाहे नहीं हो, लेकिन ये एक यूनिट वेक्टर है, ये पूरा एक, तुमको यकीन हो रहा है कि ये पूरा एक यूनिट वेक्टर है? नहीं ना हो रहा है? मैं तुमको यकीन दिलाऊं? बोलो, अरे हाँ बोलो ना यार, इतना तुम लोग सोचता है। मैं यकीन दिलाऊं कि एक यूनिट वेक्टर है, तो तुम एक काम करो ना, तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो ना। मैग्नीट्यूड अगर तुम इसका निकालोगे तो तुम क्या करोगे, √i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3/5 का स्क्वायर, अब प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4/5 का स्क्वायर। थोड़ा बताना तो बाबू, एक कितना हो गया, 9/25 प्लस 16/25। अब तुम बताओ, नीचवा तो 25 ना रहेगा, और 9 और 16 कितना कट गया, आंसर 1 नहीं आ गया। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है वो क्या होता है, तो भले आपको शक्ल से दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी एक यूनिट वेक्टर है। बात समझ में आई? वेरी गुड, चलिए समझ लीजिए, फिर बोलिएगा मैं दोबारा समझा दूंगा। ऐसा था कुछ नहीं इसमें, हमको बस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना था। वेक्टर तो दिया था और मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, बस डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। अरे होगा क्या? ठीक है, ये सब कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म जब पढ़ेंगे ना हम लोग, यूज होगा ये सब, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद देखो लास्ट क्लास में, शायद लास्ट ही क्लास में, मैं आपको लॉ ऑफ पॉलीगन सिखा रहा था। उसमें मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स रहें तो उनको जोड़ने के लिए सबसे पहले उनको सेम ऑर्डर में सजाया जाता है। सेम ऑर्डर में सजाने का मतलब हुआ कि एक के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथा, ऐसा करना होता है। हाँ, तो तुम बताओ कि 4 गो वेक्टर नजर आ रहा है, किया है हम लोगों ने, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो हम क्या करें, सबसे पहले तो फोटो को रीड्रॉ कर ले, तब ना हम इसको फिर से सजाएंगे। ए को रहने देते हैं, बी को उठाते हैं और इसके हेड पे ले आकर रख देते हैं, ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया। फिर सी को उठाते हैं और इसके हेड पे ले आकर रख देते हैं, अब ये तीनों सेम ऑर्डर में आ गया। फिर डी को उठाते हैं, इसके हेड पे ले जाकर रख देते हैं। अरे बोलो, सबको सेम ऑर्डर में सजा लिया। उसके बाद क्या करेंगे, पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिला देंगे, और यही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मींस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ठीक है। अरे बोलो ना, ये बस ऐसे ही मैंने रिवाइज करा दिया, बाकी कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे फिजिक्स में। अगर वेक्टर का खौफ है तो वो इसी की वजह से है। किसकी वजह से है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। हर चैप्टर में यूज होता है, जहां भी वेक्टर आएगा ये तो समझ लेना यूज होगा ही। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब होता है स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर देन 2 वेक्टर। स्प्लिट करने का मतलब हुआ तोड़ डालना। देखो, अभी तक हम लोग वेक्टर्स को जोड़ना सीख रहे थे, 3 लॉ भी देखा। कौन कौन सा? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और लॉ पॉलीगन ना। अभी हम लोग वेक्टर को तोड़ना सीखेंगे, क्या बोलते हो? और जोड़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको तोड़ना है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलो वेक्टर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले थोड़ा स्केलर देखते हैं। 10 एक स्केलर ही ना है? अरे 10 क्या एक अमाउंट है? अमाउंट सिर्फ रहे तो वो स्केलर है। इसको तोड़ने के कितने तरीके हैं? कितने तरीके हैं? 10 को हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं इनफाइनाइट तरीके से। तो एक तरीका कोई बताओ तोड़ने का इसको। 5 + 5 किसी ने कहा, सही है क्या तोड़ने का ये तरीका? एकदम सही है। अच्छा, ये क्यों सही है, कैसे पता चला? वापस से जब हमने जोड़ा तो वापस से 10 आ गया, इसलिए सही है। कुछ और तरीका बताइए। अच्छा, 9 + 1 नहीं हो सकता है क्या? अच्छा, और बताओ तो बाबू, 8 + 2 नहीं हो सकता है? और बताओ ना, 7 + 3 नहीं हो सकता है? और बताओ ना, 6 + 4 नहीं हो सकता है? और भी हो सकता है क्या?
क्या बात करते हो, हमको तो नहीं लग रहा है कि और होगा, और भी होगा। अच्छा तुम बोल रहे हो कि सर 4.5 प्लस 5.5 भी हो जाएगा। क्या बात है, तुम बोल रहे हो कि सर देखिए 9.99 प्लस 0.01 भी हो जाएगा। तो ऐसे में सही में देखा जाए तो कितने तरीके हैं हमारे पास तोड़ने, और सिर्फ दो ही नंबर्स में हम तोड़ सकते हैं कि 2 से ज्यादा में भी तोड़ सकते हैं। अगर हम बाबू चाहे तो इसको 2 प्लस 3 प्लस 5 नहीं कर सकते हैं क्या? हम चाहे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 10 बार नहीं कर सकते हैं क्या? हम चाहे तो 2 प्लस 2 प्लस 2 5 बार नहीं कर सकते। मतलब मिला जुला के देखा जाए तो इसको तोड़ने के कितने तरीके हैं? इनफाइनाइट तरीके हैं। आप कोई भी तरीका दीजिएगा हमेशा एक नया तरीका होगा उसको तोड़ने का। ठीक उसी तरीके से किसी वेक्टर को भी तोड़ने के कितने तरीके होंगे? इनफाइनाइट तरीके होंगे। बस अंतर इतना है, स्केलर टूटता है स्केलर्स में, वेक्टर टूटेगा वेक्टर्स में। सही है। अब कैसे तोड़ा जाए इसको, लेकिन तो कोई आता है मुझसे कहता है कि सर रुकिए मैं इसको तोड़ के दिखाता हूं। ये देखिए सर, ये और ये मैंने ए को तोड़ दिया बी और सी में, सही है कि गलत है? ए क्या बी और सी में टूट सकता है? अच्छा इसका मतलब क्या, वो पता है मतलब क्या है? वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है कि सर ए बराबर बी प्लस सी है। सर देखिए ए को हमने बी और सी में तोड़ दिया, का मतलब क्या हुआ कि बी और सी को फिर जोड़ोगे तो तुमको ए मिलना चाहिए। आप बताइए उस इंसान ने ये जो तोड़ा है बी और सी में, सही तोड़ा है कि गलत तोड़ा है? ये सही टूटा था कि गलत टूटा था? जानने के लिए तुमने क्या किया था? जोड़ के देखा था। जब मैंने ये लिखा था ना 4.5 और 5.5, तुमने माना नहीं था, तुमने जोड़ा था इसको भी। जा तुम लोग मान लिए थे क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना कभी, ठीक है? टीचर को हमेशा डाउट की नजर से देखना चाहिए कि पता नहीं इसको आता भी है कि नहीं। समझ रहे हो? हाँ, वो एक अच्छा स्टूडेंट होता है। तो तुमने क्या जोड़ के नहीं देखा था 4.5 और 5.5 10 होता है? एकदम देखा होगा तुमने। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से ये सही तरीके से टूटा है कि नहीं जानने के लिए हम लोग बी और सी को जोड़ के देखेंगे, क्या हमको ये मिल रहा है? अगर मिल रहा होगा तो तोड़ने का ये तरीका सही है। तो बताइए बी और सी क्या सेम ऑर्डर में है? एकदम सेम ऑर्डर में, एक के हेड पे दूसरे का टेल है। तो फिर इनको जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे क्या? पहले वाले के टेल को आखिरी वाले के, अरे यार तो मिलाओगे तो ए ही ना मिलेगा। अगर इसको इससे मिलाओगे तो ए ही ना मिलेगा। इसका मतलब हुआ सही बात है, बी और सी को जोड़ के क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। इसका मतलब है कि सही में ए को तोड़ेंगे तो बी और सी में हम तोड़ सकते हैं। अब कोई दूसरा आदमी आता है, कहता है सर रुकिए मैं और कमाल दिखाता हूं आपको। ये देखिए मैंने ए को तोड़ा है डी में, ई में और एफ में। तुम बताओ तो ये उसने जो मतलब उसका क्लेम ये है कि ए टूट रहा है किस में? डी प्लस ई प्लस क्या? वो सही क्लेम कर रहा है क्या? डी ई और एफ में सही में ए टूट गया है क्या? ये जानने के लिए कि सही है कि गलत है हम लोग क्या करेंगे? फिर इसे जोड़ेंगे। तो तुम बताओ क्या डी ई और एफ सेम ऑर्डर में है? तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले के टेल को, तो यही पे ना पहला वाला का टेल, आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो तुमको नहीं लग रहा फिर से ये मिलेगा? तो क्या ये दूसरा तरीका नहीं हो गया? कोई आता है कहता है सर रुकिए सर एक और तरीका देखिए। ये देखिए हम सर यहाँ आएंगे, फिर सर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे, तब फिर हम यहाँ चले जाएंगे। क्या ये भी तरीका सही है तोड़ने का? अरे बोलो ना। हाँ एकदम सही है। यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ, मन करे घर लेके चल जाओ, लेकिन फिर लौट के आ जाना और अल्टीमेटली यहाँ चले जाना। तो बाबू करोगे क्या? पहला वाले के टेल को आखिरी वाले के हेड से मिलाओगे तो फिर यही ना मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वेक्टर को तोड़ने के भी कितने तरीके हो सकते हैं, इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। सही है। चलिए ये जो टूटे हुए हिस्से हैं, जैसे एक तरीके से जब तोड़ा तो क्या मिला? बी और सी। किसी दूसरे तरीके से तोड़ा तो हमको मिला डी ई और। इन टूटे हुए हिस्सों को बोला जाता है कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? हम बोलेंगे कि ये जो बी और सी हैं वो क्या है? कंपोनेंट्स। किसके कंपोनेंट्स है? ए के कंपोनेंट्स है, क्योंकि ए को तोड़ने से ही ये मिला है ना बाबू? बताओ डी ई और एफ क्या है? कंपोनेंट्स हैं। कितने किसके कंपोनेंट्स हैं? ए के कंपोनेंट्स हैं। सही है। हाँ, तो इसको बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, लेकिन सुनिए, भले हमारे पास तरीके इनफाइनाइट हैं, लेकिन सारा तरीका हमारे काम का नहीं होगा। हमारे काम का सिर्फ वही तरीका होगा
जिस तरीके में हम ऐसे कंपोनेंट्स तोड़े जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। एक बार फिर से बोलता हूं, वेक्टर को तोड़ने के कितने तरीके हैं, लेकिन हर तरीका हमारे काम का नहीं होता है। सिर्फ वही तरीका हमारे काम का होगा जिसमें टूटे हुए कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। जैसे बताइए, क्या ये और ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? नहीं, हमको तो नहीं नजर आ रहा है। परपेंडिकुलर होता तो थोड़ा इधर होना चाहिए था। यानी भले आपने सही तरीके से तोड़ा है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। बोलो ना, हाँ, हमारे काम का नहीं। इसमें भी बताओ ना, क्या ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं? तो ये भी हमारे काम का नहीं है। आइए देखते हैं हम अपने काम का कंपोनेंट कैसे तोड़ेंगे। तो उसके लिए हमको जानना होगा कि ऐसे कंपोनेंट्स विच आर एट परपेंडिकुलर टू वन अनदर ज्यादा सही रहता। ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको कहा जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। और इस नाम से हमको कोई लेना देना, तुमको मन कर दो अभी ये भुला सकते हो, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनको क्या बोला जाता है? तुम लोग सही में भुला गया रे। मतलब बात भी मानेगा तो यही मानेगा। ऐसे वेक्टर्स, सॉरी, ऐसे कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर उनको बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या फिर क्या, ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स ना। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ना 2 डायमेंशन में कंपोनेंट तोड़ना सीखेंगे। 2 डायमेंशन का मतलब हुआ हम सिर्फ 2 ही एक्सिस यूज करेंगे, एक्स और वाई। अभी जेड एक्सिस में हमको कभी जरूरत, हाँ, पूरे 11-12 के फिजिक्स में कहीं जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट की जरूरत हमको जनरली नहीं पड़ता। अगर कभी पड़ेगा भी तो कुछ उपाय लगा लेते हैं हम लोग ना। लेकिन मैथ्स में जब आप पढ़िएगा ना तो वेक्टर के जस्ट बाद आपको 3D पढ़ना है, हाँ, तो उसमें लेकिन आपको वो तीसरा वाला कंपोनेंट भी चाहिए होगा। तो अभी टेंशन मत लीजिए, बहुत सिंपल सी चीज होगी जो भी होगी। हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सिस है, एक्स और क्या, वाई। एक वेक्टर है, नाम क्या है उस वेक्टर का, ए, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अब उसी ए का हमको 2 कंपोनेंट तोड़ना है। क्यों 2 कंपोनेंट? क्योंकि एक्सिस कितना है, 2, तो कंपोनेंट भी टूटेगा 2। अब एक कंपोनेंट हम तोड़ेंगे एक्स एक्सिस की तरफ और एक कंपोनेंट तोड़ेंगे वाई एक्सिस की तरफ। और आपको पता होगा कि एक्स और वाई हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। चलिए मैं ट्राई करता हूं और आप बताइएगा कि मैं सही तरीके से ड्रॉ कर पा रहा हूं कि नहीं। एक कंपोनेंट एक्स की तरफ तोड़ना है, ये देखो मैंने ये एक्स की तरफ तोड़ दिया और ये तोड़ दिया। तुम बताओ कि कंपोनेंट तोड़ने का ये तरीका सही है कि गलत है? नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बोलो। मतलब टीचर को ऐसे बोला जाता है, हैं? कंपोनेंट तोड़ने का ये तरीका सही है कि गलत है? एकदम सही है, लेकिन हमारे काम का नहीं है। अरे बोलो ना। अच्छा, गलत तरीका है क्या रे? क्या तुम इसको और इसको जोड़ोगे तो ये नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन हमारे काम का इसलिए नहीं है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है ना। और दूसरे तरीके से ये बोलेंगे कि ये तो एक्स की तरफ है लेकिन ये पूरी तरीके से वाई की तरफ। अगर ये पूरी तरीके से वाई की तरफ होता तो ऐसे ना होता। हाँ, तो मतलब आइडिया फ्लॉप कर गया, उसको हटाइए। चलिए कुछ और सोचते हैं। तो एक काम मैंने ये किया कि मैंने एक कंपोनेंट लिया यहां से यहां तक, लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है, और एक कंपोनेंट देखिए मैंने ऐसे तोड़ा। सबसे पहले बताइए तरीका सही है कि नहीं? एकदम सही है। हम अगर इसको और इसको जोड़ेंगे तो हमको यही मिलेगा, तो तरीका तो सही है। क्या हमारे काम का है? हाँ, अब ये हमारे काम का भी है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और एक एक्स की तरफ है और दूसरा वाई की तरफ है। तो ये जो कंपोनेंट एक्स की तरफ आया है ना, उसको बोला जाएगा ए का एक्स कंपोनेंट। नहीं, फिर से बोलो। नहीं नहीं, पूछूंगा तब बोलना। हाँ, ये जो कंपोनेंट एक्स की तरफ आया है, एक्स की तरफ ही ना आया है, इसको क्या बोला जाएगा? ए का एक्स कंपोनेंट, और डिनोट करेंगे ए एक्स से। ये बता देगा कि ए का एक्स कंपोनेंट है। तो सिमिलरली बताइए ना, ये क्या है? ये है ए का वाई कंपोनेंट। ये वो टूटा हुआ हिस्सा है जो वाई एक्सिस की तरफ है। तो इसको आप कैसे डिनोट करेंगे? ए वाई से डिनोट कर दीजिएगा। बोलो।
चलो ठीक है, अब सुनो, हम ये पता करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड अगर a है, कुछ बोल रहे हो क्या? इसका मैग्नीट्यूड अगर a है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तुम लोग बड़ी होशियार है, a cos थीटा होगा, सब लोगों को पता है। तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? ईमानदारी से बताओ, मतलब कितने लोगों को नहीं पता है कि सर कितना होगा? नहीं पता है। ईमानदारी से लाजाने वाला सब बैठा हुआ है इधर। देखिए एक बात बताता हूं, मेरे ऑफिस में जब तुम घुसना ना तब जूता उतार के घुसना, ये बात पता है ना तुमको? अरे ऑफिस में जब घुसना तो जूता उतार के घुसना, और जब मेरी क्लास में घुसना तो लाज, शर्म और इज्जत, हाँ ये तीन चीज जो है, अगर आपको पहले से लगता होगा कि मेरा मार्केट में बहुत इज्जत है होता है। एक स्टूडेंट था, तो किसी मोहल्ले का जो भाई लोग नहीं होता है तो उसको बुला के लाया। शिकायत ये था कि सर हमसे सही तरीके से बात नहीं कर रहे थे, मतलब हमको बेइज्जत कर दे रहे थे। ठीक है, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, अगर तुम भी किसी भाई को बुला के लाओगे तो मैं चला के दिखा दूंगा कि मैंने पहले मना किया था इसको, है ना। तो अगर तुमको लग रहा होगा कि मार्केट में तुम्हारा बहुत इज्जत है, ठीक है, तो फिर इधर मत आना, आना भी तो बाहर उतार के आना, ठीक है। हाँ, यहां बस एक आदमी का इज्जत है, ठीक है। मैं कह रहा था कि नहीं लजाइएगा नहीं, ठीक है। स्टूडेंट को ना एकदम बहुत भयंकर थेथर होना चाहिए। हाँ, मैं रेजोनेंस में पढ़ता था ना, आज भी हमको याद है, एक स्टूडेंट था एकदम टीचर को आगे ही नहीं बढ़ने देता था। हर स्टेप में जो सब किसी को समझ में आ जाता था, उसमें भी अगर उसको हल्का फुल्का भी डाउट होता था ना तो पूछता था। टीचर भी परेशान रहता था कि इतना पूछता है ये, है ना, मतलब उसको बोला जाता पैसा साधाना उस शुद्ध ब्याज साधा ले रहा था कि हम इतना दिए हैं, 1 लाख दिए हैं तो मंथली 2000 का हम आपसे क्वेश्चन पूछ के साधा लेंगे। बहुत पूछता था, और हमको आज भी याद है कि एक बार सर एक क्वेश्चन दिए और बोले कि जो भी बता देगा ना उसको एक बुक दिया जाएगा। तो हमारे जमाने में बुक का ही वैल्यू था, मोबाइल का मतलब था ही नहीं, तो वैल्यू क्या रहेगा। तो पूरी क्लास में किसी से नहीं बना था, खाली उसी लड़के से बना था। तो आपको तो सबसे पहले बहुत भयानक थेथर होना चाहिए, ठीक है। भले कितना भी हम बेइज्जत करें लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो फिर ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को ये कंपोनेंट तोड़ना नहीं आता है? देखो बाबू, मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुमको नहीं आता, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट 12 का सिलेबस नहीं शुरू कर देता। लेकिन मैं मान रहा हूं कि तुमको नहीं आता, तुम नहीं मानना चाह रहे हो। तो फिर एक और बात है, अगर तुमको आता है तो इधर क्या करने आए हो? जब तुमको पता है कि मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूं और तुमको पहले से आता है, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं है, हमको पता करना है कि वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा। कितना होगा का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, चाहिए कितना होगा। तो आइए हम इसको डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है जिसमें ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और बाबू, इस वाले एंगल के लिए ये साइड कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर है, लंब है वो। थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, थीटा से सटा हुआ साइड छोटा वाला बेस होता है और बड़ा वाला हाइपोटेनस होता है ना। तो हमको इसका मैग्नीट्यूड पता है का मतलब इसका लेंथ पता है, हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है का मतलब हमको इसका लेंथ निकालना है। इसका मतलब हुआ कि आपको एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है जिसका हाइपोटेनस आपको पता है और आपको उसका बेस निकालना है। तो वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन देता है? कौन होता है? कॉस होता है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस का मतलब हो गया ax, हाइपोटेनस का मतलब हो गया a। हाँ, तो तुम बताओ यहां से ax कितना मिला? a cos थीटा। और जिन लोगों को पता था
वो यही बता रहे थे कि सर ये जो है ये कुछ और नहीं कितना होगा, तो a cos थीटा होगा। सिमिलरली इसके लिए ये तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है और हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है। वो कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन है? वो साइन होता है। तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का मतलब ए वाई बाई ए, और यहां से आपको ए वाई मिल जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ए साइन थीटा। सही है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, फिजिक्स में सबसे ज्यादा वेक्टर का अगर कोई कॉन्सेप्ट यूज होता है तो वो यही है, कंपोनेंट तोड़ना ना। तो एक कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा के साथ आएगा, ये भी याद कर लो एक तरीके से, और दूसरा हमेशा कॉस थीटा के साथ आएगा। तो सवाल है कि कौन साइन थीटा के साथ आएगा और कौन कॉस थीटा के साथ आएगा। तो क्या जो एक्स कंपोनेंट है वो कॉस के साथ आएगा और जो वाई कंपोनेंट है वो साइन के साथ आएगा? बोलो। तो मतलब यहां पर तो आ गया है, लेकिन हमेशा नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि भले यहां कुछ हमने डिराइव किया तो क्या है, लेकिन यहां से हम कुछ याद नहीं करेंगे, कुछ भी यहां से याद नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्यूचर के लिए, आइए अब मैं आपको बताता हूं। आज के बाद से आपको कभी भी एक्स और वाई एक्सिस दे के कोई वेक्टर दे के पूछे कि इसका एक्स कंपोनेंट कितना और इसका वाई कंपोनेंट कितना है, हम ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अगर इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट निकालना है, बोलो क्या निकालना है, तो इस वेक्टर के हेड से ना एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बोलो, फिर ओरिजिन को उस परपेंडिकुलर के फुट से मिला देंगे। यही होगा ए का एक्स कंपोनेंट। सही है। अब सेम काम हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे, यानी इसके हेड से हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसके ओरिजिन से हम इसको मिला देंगे। बोलिए ना, यही होगा वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट। इसको हम ए वाई से दिखाएंगे। आप अगर ध्यान से देखिए तो उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। बोलिए ना, अरे ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बोलो, इसके पैरेलल ये वाला लाइन, इसके पैरेलल ये वाला लाइन ना। अच्छा बाबू, ये यहां ना हो कि अगर यहां चला जाए तो आपको नहीं लग रहा वो वाला फोटो बन जाएगा? तो वेक्टर यहां रहे चाहे यहां रहे, कोई फर्क पड़ता है क्या? हम चाहें तो वेक्टर को एक जगह से खिसका के दूसरे जगह लेके जा सकते हैं। तो भले वो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाबू हम हमेशा यूज किसका करेंगे? इसी का। अब बोलो, और पता है हम इसको कैसे तोड़ेंगे? तोड़ने के लिए ना हम लोग ऐसा करेंगे, ये है वेक्टर ए, ये इसका एक्स कंपोनेंट और ये इसका, ऐसा हम घुमा के भी महसूस करेंगे। अब बोलिए। हाँ, और अब सुनिए, याद क्या रखना है? याद रखना है आपको एक कोड, और कोड है थीटा की तरफ क्या? कॉस, और थीटा से दूर तो क्या? सब। ये चीज याद होना चाहिए, बाकी सब मोह माया है। यही दो चीज जो है इसी में पूरी जिंदगी है। थीटा की तरफ तो क्या? कॉस, और थीटा से दूर साइन। अब चलिए हम ax लिखने की कोशिश करते हैं। तो ax लिखने के लिए, यानी इस वेक्टर का x कंपोनेंट तोड़ने के लिए, आप बताइए, आप थीटा की तरफ घूम रहे हैं कि थीटा से दूर जा रहे हैं? ये हम इसी की तरफ ना आ रहे हैं? बोलिए ना। तो मैंने क्या कहा, थीटा की तरफ जाना तो क्या लिखना? कॉस। तो सबसे पहले तो जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका मैग्नीट्यूड तो लिखोगे ना। अरे जिसको तोड़ना है पहले उसको तो लिखोगे ना। तो वो हमने लिख लिया, और चूंकि हम थीटा की तरफ जा रहे हैं, हम बगल में धीरे से लगा देंगे कॉस थीटा। अब देखिए तो क्या ax a cos थीटा नहीं आया है? आया है। सिमिलरली जब हम लोग ए वाई लिखेंगे तो आप बताइए, हम ए वाई यानी कि वेक्टर का y कंपोनेंट तोड़ने के लिए थीटा की तरफ जा रहे हैं कि थीटा से दूर जा रहे हैं? ये तो थीटा से दूर जाना हुआ ना, और थीटा से दूर जाने का मतलब हुआ साइन। तो सबसे पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसको तो लिखोगे, अरे यार, और उसके बाद क्या लिखोगे? साइन थीटा। बस, क्लियर है? देखिए तो आपकी किताब में लिखा है ये सब। किताब कहाँ है?
गजब तुम लोग आदमी है रे भाई। साल भर हवा में पढ़ोगे क्या? इतना लग रहा है जैसे, बोलो ये समझ में आया? आगे बढ़े क्या? ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, सुन लीजिए। क्या है, एक फोर्स दिख रहा होगा और कितने न्यूटन का है? 10 न्यूटन का। बताओ वो फोर्स किधर है? एक्स की तरफ है, वाई की तरफ है, कि दोनों के बीच में कहीं है? बीच में कहीं है। और किस एंगल पे है? तो एक्स एक्सिस से 37, लेकिन बाबू वाई एक्सिस से ये 53 आएगा। 90 में से घटा लेना, 53 आ जाएगा। हमको बताना है इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना होगा और वाई कंपोनेंट कितना होगा। तो सबसे पहले बताइए, एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके हेड से हम ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यही ना हो जाएगा फोर्स का एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट तोड़ने के लिए क्या करेंगे? इसके हेड से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो बोलिए, यही ना होगा फोर्स का वाई कंपोनेंट? अब बोलिए ना। हाँ, अब सुनिए, लिखना है एफ एक्स। तो सबसे पहले जिसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो उसका तो मैग्नीट्यूड लिखोगे। किसका कंपोनेंट तोड़ रहे हो? ये 10 न्यूटन का ही ना तोड़ रहे हो, तो वो 10 न्यूटन तो तुम लिखोगे ही, लेकिन बाबू कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम 37 की तरफ जा रहे हैं, और हम जिसकी तरफ घूमते हैं उसके साथ यूज करते हैं कॉस। मैंने बताया है थीटा की तरफ तो क्या, यानी इस 37 के साथ हम लोग यूज करने जा रहे हैं क्या? कॉस 37। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कॉस 37 का वैल्यू तो हमको पता ही नहीं है। पूरा ट्रिगोनोमेट्री मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने 37 53 नहीं बताया होगा। बताया है क्या? नहीं बताया होगा क्या? अरे मैथ्स वाले टीचर ने नहीं बताया होगा भाई। उधर आया था क्या 37? कहीं नहीं आया होगा। लो 30 बताएगा, इवन 15 डिग्री बताएगा, 18 डिग्री बताएगा, 22.5 बताएगा, 37.5 बताएगा, लेकिन 37 डिग्री नहीं बताएगा। अब सुनो ध्यान से, मैं बताता हूं तुमको। एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक साइड 3 होता है, एक 4 होता है, तो बाबू ये 5 होता है। मन करे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेना। √4 स्क्वायर प्लस क्या 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। वो √25 आएगा। ए बोलो हाँ, इसी ट्रायंगल में इसके सामने वाला ये जो होता है वो 30, हाँ इसके सामने वाला ये। अब सवाल है कि भाई इतना शानदार जब रिजल्ट है तो मैथ्स वाले लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि मैथ्स वाले लोग ना एक्यूरेसी की बात करते हैं, हम लोग फिजिक्स वाले लोग ऐसा ऊपरे ऊपरे चल देते हैं। ये एक्चुअल में 37 नहीं होता है, ये 36.9 के आसपास में होता है, और ये भी 53.1 के आसपास में होता है। बोलो, तो लगभग में हम इसको 37 मान लेते हैं और इसको क्या 53 मान लेते हैं। चलिए, अब आप उस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। बोलिए, वो ट्रायंगल कहीं आप ड्रॉ करिए तो वो आपको याद होना चाहिए। 3 4 5, तो 3 के सामने वाला 37 होता है। जल्दी करिए। हो गया। 3 के सामने वाला कितना 37, और 4 के सामने वाला 53। कभी कंफ्यूजन हो कि पता नहीं कौन सा 37 था कौन सा 53 था, तो बहुत आसानी से आप ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। जो छोटा वाला साइड होगा उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा ना, और जो बड़ा वाला साइड होगा उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब 3 के सामने वाला ही 37 होगा, 4 के सामने वाला 53। ठीक है, चलिए उस ट्रायंगल को देखिए और बताइए
कि cos 37 कितना है? cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, b बाई h होता है ना। बताइए 37 के लिए बेस कौन है? 4 है, और हाइपोटेनस कौन है? 5 है, तो लिखा जाएगा 4/5। और काट कूट के बताओ ना कितना आ रहा है? 8 न्यूटन आ जाएगा। 5 से ये कटेगा 2 बार में, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब एक और बात सुनिए, कोई ये कह सकता है कि सर जब आपने कंपोनेंट तोड़ा तो आपने 37 डिग्री को कंसीडर किया, क्या हो अगर हम इस 53 को कंसीडर कर लें? हम 37 कंसीडर ना करके क्या कंसीडर करते हैं? मान लो फोटो में ये वाला एंगल नहीं दिया होता, वो वाला एंगल दिया होता। दे सकता था, मैं बिल्कुल दे सकता था। तो क्या हम कंपोनेंट तोड़ पाएंगे? हम एकदम तोड़ पाएंगे। और देखो तरीका वही रहेगा। चलिए एक बार फिर से हम एक्स कंपोनेंट ही तोड़ते हैं, बोलो। लेकिन अब की बार मार्केट में 37 नहीं है, कौन है? 53 है। तो तुम बताओ फोर्स का एक्स कंपोनेंट तोड़ने के लिए एक्चुअली तुम ऐसे ना जाओगे, का मतलब हुआ तुम 53 से दूर जा रहे हो। तुम 37 की तरफ आ रहे हो लेकिन 53 से दूर जा रहे हो, और जिससे दूर जाया जाता है उसके साथ लिखा जाता है साइन। तो पहले तो 10 न्यूटन लिख देना, बोलो, उसके बाद लिखोगे साइन। इस फोटो को देखो और बताओ साइन 37 कितना? जा सॉरी, हम 53 ना ले रहे थे, कोई बात नहीं है। हाँ, फोटो को देखो और बताओ साइन 53 कितना? तो साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब तुम बताओ परपेंडिकुलर कौन है? 3 परपेंडिकुलर है। 3 परपेंडिकुलर नहीं है। ऐसा ऐसा खड़ा है वो परपेंडिकुलर नहीं है। आइए ये सोया हुआ है परपेंडिकुलर है। यार तुम लोग मजाक करता है, मजाक नहीं करता है, तुम लोग सीरियस है। तुम लोग ये कहना चाह रहा है कि सर परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, और थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और थीटा से सटा हुआ छोटा साइड जो होता है वो बेस होता है। तो चूंकि हमको अब की बार 53 के लिए ना चेक करना है, तो परपेंडिकुलर होगा 4, 37 के लिए परपेंडिकुलर होगा 3। बात समझ में आई? तो चलिए 53 के लिए हमको लिखना है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा कितना? 4, और हाइपोटेनस कितना? 5। अरे यार ये फिर से 8 न्यूटन नहीं आ गया? क्या सीखा हम लोगों ने? फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सा एंगल लीजिएगा, आप ये वाला एंगल लीजिए चाहे आपको जो सुविधाजनक लगे, लेकिन बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिसकी तरफ घूमिएगा उसके साथ कॉस लिखिएगा, और जिससे दूर जाइएगा उसके साथ साइन लिखिएगा। आंसर आपका सेम आएगा। चलिए लगे हाँ तो जल्दी से हम लोग एफ वाई निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो? तो एफ वाई निकालने के लिए तुमको इधर ना जाना होगा, इसका मतलब तुम 37 से दूर जा रहे हो, तो तुम लिखोगे 10 न्यूटन साइन 37। वेरी गुड, 10 न्यूटन और साइन 37 बताइए कितना है? साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंड फॉर 37 डिग्री 3 इज परपेंडिकुलर, तो 3/5। तो ये हो जाएगा आपका कितना बताइए ना? 6 न्यूटन नहीं हो जाएगा? अच्छा रुकिए ना, अब काहे के लिए इस बेचारे को बुरा लगेगा, थोड़ा इसका भी हम लोग सहारा ले ले क्या? तो हम 53 की ये y कंपोनेंट तोड़ने के लिए 53 की तरफ जा रहे हैं, तो हम एक और दूसरे मेथड से ये भी लिख सकते हैं कि 10 न्यूटन, और चूंकि इसकी तरफ जा रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे? cos 37 डिग्री। हाँ ठीक है, cos कितना? 53 डिग्री। और बताओ cos 53 कितना है? होता है बेस बाई, अरे तो cos है तो बेस बाई हाइपोटेनस ही ना होगा? हाँ ठीक है, तो 53 के लिए बेस कौन होगा? 3 होगा, तो 3/5 होगा। तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन और 3 बाई क्या? 5, और मिला जुला के कितना? 6 न्यूटन, मतलब वही आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 8 न्यूटन, और ये हो गया कितना? 6 न्यूटन। सही है? हाँ अच्छा ठीक है, मतलब ये जहां तक मैंने बताया समझ में आया ना? एक बार इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे ना, तो हम लोग ये देखेंगे। तुम दोनों थोड़ा क्लास के बाद मिल के जाना है, ठीक है?
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कंपोनेंट हमने तोड़ा है आखिर इसका मतलब क्या है, ये क्यों तोड़ा जाता है, बोलिए। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। कल आपका एडमिशन होगा, जितने लोगों का 6 दिन कंप्लीट हो गया होगा वो कल एडमिशन करा लीजिएगा, तब आपको परसों से इधर एंट्री मिलेगा, ठीक है। और फॉर्म मिल जाएगा आपको, कल ही मिलेगा, आज नहीं मिल पाएगा, कल मिलेगा। 100 रुपीज उसका प्राइस रहेगा। एक्चुअली वो 100 रुपीज ना आपके लिए अटेंडेंस का एक नया सिस्टम आ रहा है, वो कार्ड से आपका अटेंडेंस बनेगा, ठीक है। और मैसेज वैसेज सब जाएगा आपके घर पे। अरे यार ये हमको नहीं बताना चाहिए था, नहीं तो तुम लोग नंबर में तो अपना नंबर दे डालोगे ना। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम लोग डाल रहोगे तो कोशिश करेंगे ठीक है, तो वो उसके लिए है। तो फॉर्म 100 रुपीज का मिलेगा, एडमिशन आप लोग कल करा लीजिएगा। चलिए ठीक है। क्या बाबू? कल नहीं, कल ये वाला क्लास नहीं रहेगा, परसों रहेगा, सवेरे वाला का मैं बता दूंगा, ठीक है।